नमस्कार, मैं रविश कुमार। पड़ोसी का घर जल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि अपने घर में आग लगाकर हम तापना शुरू कर दें। इसका मतलब है कि हम थोड़ा और सतर्क हो जाएं कि उस तरह की आग कहीं हमारे घर तक ना आ जाए। जब तक सरकारें सुधार के नाम पर सब कुछ बेच रही होती हैं, तब तक जनता का ध्यान उधर नहीं जाता है। लेकिन जब उसके नतीजे में जनता का घर जलने लगता है, तो वही जनता अपनी सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगती है। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के सदस्यों के खिलाफ नारे लग रहे हैं कि देश मत बेचो, लेकिन जो बिकना था वो तो बिक चुका। परिवारवाद को कारण बताया जा रहा है, लेकिन जिन आर्थिक नीतियों के कारण श्रीलंका में तबाही आई है, उसमें सभी सरकारों और दलों का हाथ है। आज की वैश्विक आर्थिक नीतियां, इन्हें देखने से लगता है कि एक ही किताब से हर जगह लागू की जाती हैं। जब तक अच्छा लगता है 100 दावेदार होते हैं, जैसे ही संकट आता है कोई जिम्मेदार नजर नहीं आता। क्या श्रीलंका के संकट के बहाने हम उन आर्थिक नीतियों की तरफ लौटने का साहस रखते हैं जिनके कदमों में हमने अपने सारे सपने गिरवी रख दिए? तीन साल पहले जिस व्यक्ति को श्रीलंका ने भारी बहुमत से राष्ट्रपति के पद पर बिठाया, उसी के खिलाफ जनता सड़कों पर है। तब गोटाबया राजपक्षे श्रीलंका को सिंगापुर बनाने का सपना बेच रहे थे, पेशेवर लोगों को जुटाकर जनता का विश्वास जीत रहे थे और तमिल जनता के खिलाफ गोलबंदी कर सिंगली और बौद्धों के ध्रुवीकरण से वोट बना रहे थे। धर्म की राजनीति और विकास के फर्जी सपने ने राजपक्षे को भारी जीत दिला दी। उस राजनीति का ढोल इतनी जल्दी फट जाएगा किसी ने नहीं सोचा। आप 2019 के विश्लेषणों को पढ़िए। पूर्व रक्षा सचिव राजपक्षे चीन के करीब माने जाते थे। जनता जानती थी ये बात, लेकिन उसे लगा कि यह नेता सेना की पृष्ठभूमि से आ रहा है, धर्म के गौरव की बात भी करता है, श्रीलंका को 15 साल की आर्थिक सुस्ती से बाहर निकालेगा। लेकिन हो गया उल्टा। कई लेखों में गोटाबया राजपक्षे को मजबूत नेता कहा गया है। श्रीलंका की सरकार के सभी मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, कुछ नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। शेयर बाजार क्रैश कर गया तो बंद करना पड़ा। श्रीलंका की सरकार के पास आयात का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है। जनवरी में मुद्रास्फीति 16.8% बढ़ गई और फरवरी में बढ़कर 17.5% हो गई। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में 10 से 13 घंटे की बिजली काटी जा रही है। चावल खाने वाला श्रीलंका चावल नहीं खरीद पा रहा है। श्रीलंकाई रुपए में 1 किलो चावल 300 से 500 रुपए मिल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि श्रीलंका की आधी आबादी एक वक्त का खाना भी खरीद कर नहीं खा पा रही। 55% लोग दिहाड़ी कमाते हैं, उनकी कमाई महीने की 22,000 से भी कम है। इस सैलरी पर 4 लोगों का परिवार 2 हफ्ते भी गुजारा नहीं कर पा रहा। श्रीलंका इस हालत में कैसे पहुंचा? भारत में भी कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, ठीक उसी तरह से श्रीलंका में भी हुआ। डायरेक्ट टैक्स भी कम किया गया वहां। तो कुल मिलाकर वहां की सरकार का राजस्व 560 अरब रुपया कम हो गया। सरकार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को टैक्स के दायरे में लाने लगी, तो दाम बढ़ने थे। वैट और जीएसटी में कितना अंतर है इसकी ज्यादा समझ मुझे नहीं है, लेकिन एक उदाहरण देना चाहूंगा। मलेशिया में भी जीएसटी लागू की गई, लेकिन जब वहां पर छोटे कारोबारी बर्बाद होने लगे तो राजनीतिक मुद्दा बन गया। 2018 में इसके कारण वहां की सरकार बदल गई। मलेशिया से जीएसटी समाप्त कर दी गई। भारत में ऐसी आशंका जताई जाती रहती है कि जीएसटी के कारण छोटे कारोबारी बर्बाद हो रहे हैं, मगर हेडलाइन छपती है कि हर महीने कैसे जीएसटी का संग्रह रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यह भी सही है कि व्यापारिक संगठनों ने जीएसटी को लेकर इस तरह के गंभीर आरोप नहीं लगाए, लेकिन श्रीलंका का संकट एक सवाल भारत के नागरिकों से भी करता है कि क्या हम आर्थिक जगत में हो रहे इन बदलावों को लेकर गंभीर रहते हैं। मिसाल के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि पिछले 7 साल के दौरान हर दिन 100 करोड़ का बैंक फ्रॉड होता है। 100 करोड़। 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2021 के बीच 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का फ्रॉड हुआ है। पर सोचिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए कितने आम लोगों के होंगे? क्या ये पैसे इन्हें वापस मिले होंगे? क्या आपने कभी सवाल पूछा
कि ऑनलाइन से पहले कितने लाख करोड़ का फ्रॉड हुआ करता था, अब क्यों हो रहा है। ऐसा लगता है कि बैंक फ्रॉड एक अलग से उद्योग बन चुका है। हर दिन 100 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है। ऐसी खबरों से हम परेशान भी रहते हैं और नकारते भी रहते हैं कि हमारे साथ नहीं किसी और के साथ हो रहा होगा। जैसे कि जो श्रीलंका में हुआ वो भारत में कभी नहीं होगा। श्रीलंका की तरह तो नहीं होगा, लेकिन उस संकट के निशान यहां भी देखे जा सकते हैं। श्रीलंका का संकट वहां के नहीं बल्कि यहां के भी नागरिकों से एक सवाल कर रहा है कि क्या इन आर्थिक नीतियों से जुड़े सवालों पर हम ध्यान देंगे। तभी क्यों देते हैं जब सारा कुछ बर्बाद हो चुका होता है। जैसे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का यह ट्वीट कि पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से 26,51,919 करोड़ का उत्पाद शुल्क वसूला है। भारत में करीब 26 करोड़ परिवार हैं। हर परिवार से उत्पाद शुल्क के रूप में 1 लाख रुपए वसूले गए हैं। क्या आपके पास इस तरह का हिसाब तैयार है कि पिछले 2 साल में पेट्रोल और डीजल के भयंकर दामों के कारण आपकी बचत का कितना हिस्सा हवा में उड़ गया? आप कितने गरीब हुए हैं? क्यों सरकार को पेट्रोल और डीजल पर इतना टैक्स लेना पड़ा था? क्या इसलिए कि कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया? भारत में महंगाई तो बढ़ी रही है। यहां विपक्ष महंगाई का विरोध कर रहा है। उस विरोध में जनता कभी नजर नहीं आती। जाहिर है जनता महंगाई से परेशान तो है, मगर विरोध प्रदर्शन से महंगाई कम होती है उसका इस बात से भरोसा उठ गया है। पिछले 14 दिनों में डीजल 8 रुपए 40 पैसे महंगा हो गया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के महासचिव नवीन गुप्ता का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में डीजल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की वजह से छोटे और बड़े ट्रांसपोर्टरों के लिए ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके ऊपर जो डीजल की बढ़ती कीमतों की मार बेतहाशा पड़ी है। लगभग 65 से 70% जो डीजल की ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो डीजल ही है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि 1 अप्रैल से टोल के दाम भी बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस की दाम भी बढ़ गए हैं। जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो बेतहाशा बढ़ी रही है। लगभग 25% के आसपास 25-30% ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ चुकी है, लेकिन उस हिसाब से भाड़े नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि जो ओपन मार्केट में जो भाड़े होते हैं वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। और आज के टाइम पे हम मानते हैं महंगाई का दौर है। महंगाई के दौर में डिमांड कम हो गई है, डिमांड कम है तो सप्लाई साइड ज़्यादा है, तो कंपीटिटिव फोर्सेस की वजह से भाड़े उस हिसाब से नहीं बढ़ पाते जिस हिसाब से ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, जिससे ये जो हमारे ऑपरेशंस हैं, ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन इकोनॉमिकली नॉन वायबल होते जा रहे हैं, घाटे का सौदा होते जा रहे हैं। घाटे का सौदा हो गया। तो हमारी तो सरकार से पहले से ही काफ़ी टाइम से हमारी मांग रही है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर दायरे में लाया जाए। क्वार्टरली इसकी रिवीजन हो, डेली रिवीजन से ये मतलब ट्रकिंग ऑपरेशंस पे काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। खैर उनको तो वहन करना पड़ता है, वो पास ऑन नहीं कर पाते बेसिकली कंज्यूमर को। और साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि भाई पूरे देश में एक यूनिफॉर्म प्राइसिंग हो। आज दिल्ली, चेन्नई, मुंबई की सबकी अलग अलग प्राइसिंग है डीजल की। अगर एक ही प्राइसिंग होगी तो उसमें भी इस ट्रेड को कुछ फ़ायदा मिलेगा। श्रीलंका में भी ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। आम लोग बस का किराया नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे। महंगाई की नजर से आप श्रीलंका को ही नहीं भारत को भी देखिए। श्रीलंका की जनता पर्यटन से होने वाली आय के भरोसे बैठी थी। कोविड के दौर में पर्यटन बंद हो गया। सरकार चीन से कर्ज ले रही थी। जरूर वहां के नेता चीन श्रीलंका संबंधों के नए युग टाइप का भाषण दिया करते होंगे और आज वो सारे नए युग समंदर में गोते लगा रहे हैं। जनता को सड़क पर आना पड़ रहा है। जब उसकी कमाई और बचत साफ हो गई, खाने से लेकर दवा तक की चीजों को खरीदना उसके बस से बाहर हो गया। वरना जाति धर्म के झगड़ों में फंसी श्रीलंका की जनता और वहां की सरकार को लग रहा था कि जनता कभी भी आर्थिक मुद्दों को लेकर सड़कों पर नहीं आएगी। श्रीलंका का एक अखबार है डेली मिरर। इसके संपादकीय से वहां के हालात के बारे में कुछ अंदाजा हुआ। अखबार लिखता है कि श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से 16 समझौते किए हैं। यह समझौता पिछले 10-12 वर्षों के दौरान कई सरकारों ने किया और आज के संकट में इनकी शर्तों की भी भूमिका है। IMF का दबाव था कि सरकार अपनी तरफ से निवेश कम कर दे, रोजगार कम पैदा करे, कर्मचारियों की सैलरी ना बढ़ाए और अपनी संपत्तियां बेचकर सब कुछ बाजार के हवाले कर दे।
श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय बाजार और पूंजी के सिस्टम की गोद में बैठ गया। नतीजा यह हुआ कि तमाम देश, तमाम संस्थाओं का कर्जदार हो गया। सरकारी निवेश और सब्सिडी हटा लेने से आम लोगों की आर्थिक शक्ति कमजोर हो गई। बिजली बिल महंगे हो गए और पेट्रोल डीजल के अधिक दाम के कारण जनता की बचत समाप्त होने लगी। श्रीलंका के लोग भी अपने देश की हालत पर लतीफे बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं, खूब मीम बना रहे हैं। भारत में भी लोग बना ही रहे हैं। ये वो हंसी नहीं जो अपने हाल पर हंसी जाती है, ये वो हंसी है जो मूर्खता के कारण हंसी जाती है। इसका सीधा मतलब है कि संकट से परेशान जनता आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थाओं के दबाव में लागू होने वाली आर्थिक नीतियों में दिमाग नहीं खपाना चाहती है। अपनी इन्हीं लापरवाहियों के कारण भी जनता का यह हाल हुआ है। एक पुरानी रिपोर्ट में पढ़ने को मिला कि प्रोफेसर सेनाके बिबिले ने आम लोगों तक सस्ती दवा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाने की एक योजना बनाई, मगर अमेरिका के कथित दबाव में सिरिमावो भंडारनायके की सरकार ने प्रोफेसर बिबिले को बर्खास्त कर दिया। उनकी मौत रहस्यमयी स्थिति में हो गई। बाद में बिबिले की योजना कभी लागू नहीं की जा सकी। लोकल दवा माफिया ने राजनीतिक दलों को कई हजार करोड़ रुपए का चंदा पहुंचा दिया। आम लोगों की पहुंच से दवा तक बाहर हो गई। दुनिया की बड़ी दवा कंपनियों के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए और आम लोगों तक सस्ती दवा पहुंचाने की योजनाओं को बंद कर दिया गया। आंखें बंद कर वैश्विक आर्थिक नीतियों को लागू करने की सजा श्रीलंका भुगत रहा है। मुनाफे के लिए देश के कई हिस्सों को बेच दिया गया, जंगलों की कटाई होने लगी, रिश्वतखोरी भी बढ़ गई। श्रीलंका का आर्थिक पतन नैतिक पतन के साथ साथ होने लगा। श्रीलंका का संकट आर्थिक नीतियों में भागीदारी की लापरवाही का भी है। जब तक संकट नहीं था तब तक जनता ऐसी नीतियों पर अपने नेता का चेहरा देखकर नारे लगाया करती थी। अब संकट आया है तो नेता का विरोध कर रही है। क्या भारत में आम जनता स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहस करती है? क्या वो इस सवाल से टकराना चाहेगी कि बीमा का कार्ड तो बन जाता है मगर अस्पताल कहां है? अगर है भी तो डॉक्टर और दवा कहां है? इन सब सवालों से भागते रहने वाली जनता एक दिन खुद ही घिर जाती है उस अस्पताल में जहां कुछ नहीं होता और अपनों की जान दांव पर लगी होती है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का यह सदर अस्पताल है। मोबाइल फोन की रोशनी में सड़क दुर्घटना में आए मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की माने तो दिन भर गर्मी से बेड पर छटपटाते रहे, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। जरूरी नहीं कि ऐसी बातों पर हमारा ध्यान तभी जाए जब श्रीलंका की तरह सब बर्बाद हो जाए। यह तो भारत का ही अस्पताल है जहां टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज हो रहा है और हम श्रीलंका से महान भी हैं। यह हमेशा नोट करते रहना है। क्या आप जानते हैं कि भारत में अनुसूचित शेड्यूल्ड दवाओं की कीमत तय करने के लिए एक संस्था है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस संस्था ने दवाओं के दाम बढ़ाए हैं, जिसके कारण 800 दवाएं 10% से अधिक महंगी हो सकती हैं। ये सभी अनिवार्य दवाएं हैं। मीडिया में ऐसा छपा है। दावे तो बहुत हैं, मगर यह तस्वीर भी भारत की है। महिलाएं चारपाई पर शव लेकर जा रही हैं। इन तस्वीरों से वोट नहीं मिलता, ना बिगड़ता, ठीक बात, लेकिन जान तो आपकी ही जाती है। मेडिकल अफसर बीएल मिश्रा ने शायद ठीक ही कह दिया कि कोई बड़ी बात नहीं। अब उनका तबादला हो गया, लेकिन हालात में इससे क्या फर्क आया? ये कह रहा हूँ, एम्बुलेंस नहीं मिल सकती इनको ले जाने के लिए यार। यहाँ पे क्या कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? भारत सरकार इन दिनों निर्यात के आंकड़ों पर बहुत जोर दे रही है। निर्यात में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह भी है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। ये लोग सरकारी योजना के लाभार्थी कहे जाते हैं, मगर क्या इन्हें आर्थिक नीतियों का भी लाभार्थी कहा जा सकता है? केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2021 में 17% था, अब 34% हो गया है। जनता को महंगाई का भत्ता नहीं मिलता, उसका तो महंगाई से भरता बन रहा है। तो क्या आप ग्लोबल पूंजी व्यवस्था के हिसाब किताब को पलट कर देखने के लिए तैयार हैं? अगर श्रीलंका के संकट से कुछ सीखना चाहते हैं तो वहां या यहां या कहीं के अर्थशास्त्रियों की भाषा पर गौर कीजिए, खासकर वैसे अर्थशास्त्री जो मुख्य आर्थिक सलाहकार टाइप पदों पर बिठाए जाते हैं, जिनके पास किसी भी संकट में समाधान की एक भाषा रेडीमेड तैयार होती है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर का पिछले साल अक्टूबर में एक इंटरव्यू मिला। उनका बयान है कि वास्तविक हालत यह है कि विदेशी पूंजी
निगेटिव में जा सकती है, लेकिन यह अस्थायी तौर पर होगा। लेकिन नए निवेशों के प्रवाह से रातों रात चीजें बदल भी जाएंगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि लोग अपने आसपास के माहौल से असहज महसूस करें। अभी संकट है, लेकिन हमने कदम उठाए हैं, जल्दी हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ऐसी बातों में लोगों को टहलाया जाता है। अंग्रेजी अच्छी होती है। विश्व बैंक आर्थिक आमदनी के आधार पर देशों को अलग अलग श्रेणियों में रखता है। इसके अनुसार श्रीलंका 2020 में अपर मिडिल क्लास में चला गया था, जबकि भारत निम्न मध्यम वर्गीय आय वाले देशों की श्रेणी में रखा गया। मतलब श्रीलंका ने तरक्की की होगी अपने आकार के हिसाब से ही सही, लेकिन साथ साथ 2020 में उसका बजट घाटा इतिहास में सबसे अधिक हो गया। श्रीलंका को चीन मिल गया साहूकार के रूप में, कर्ज मांगा, कर्ज मिला, लेकिन चीन ने एक देश को कर्ज में डुबो दिया, यह कहा जा रहा है। चीन ने डुबोया या श्रीलंका ने डूबने का रास्ता खुद चुना, नौ उदारवादी नीतियां इन्हें कहते हैं। भारत का बाहरी कर्ज बहुत नहीं बढ़ा है, लेकिन जीडीपी के अनुपात में कर्ज 90.5% है। श्रीलंका का कर्ज जीडीपी के अनुपात में 101% से अधिक है। कई देशों का ऐसा ही हाल है। कई विद्वान बताते हैं कि कर्ज की चिंता ना करें, खूब कर्ज लें, नोट छापें और खर्च करें। श्रीलंका में भी ऐसे विद्वान खूब होंगे। हमने प्रोफेसर अरुण कुमार से पूछा कि क्या भारत और श्रीलंका के संकटों में कुछ समानताएं हैं और किन बातों को लेकर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा है कि श्रीलंका और भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा अंतर है। उनकी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है उनका जो टूरिस्ट ट्रैफिक है उस पे, और फिर उनका जो इंपोर्ट है उसके पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था के कंपैरिजन में। तो इसलिए उनकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई है ये पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि जो टूरिस्ट ट्रैफिक है वो बहुत कम है। तो वहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज का जो अर्निंग होता है, जो कमाई होती है, वो बहुत कम हो गई थी। और इसीलिए क्योंकि उनको बाकी चीज़ें तो इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि एनर्जी है, खाना पीना वगैरह है, तो इसलिए उनके अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। वो स्थिति हमारे अर्थव्यवस्था की नहीं है। हालांकि हमारा भी इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा है और ट्रेड जो डेफिसिट है वो बढ़ गया है, लेकिन उतना परेशानी का दौर हमारे यहाँ नहीं है जैसे कि वहाँ है। तो ये कहना कि जो स्थिति वहाँ हो गई है वो हमारे यहाँ भी हो जाएगी अगर हम गरीब आदमी के हाथ में पैसा देंगे, तो वो बात सही नहीं है। दूसरी बात जो है कि अभी कई जो राज्य हैं वहाँ पे पेंशन की बात चल रही है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो बेहतर है। और ये बात सही है कि पेंशन जो होती है वो तो एक सोशल सिक्योरिटी होती है, ओल्ड एज के लिए सोशल सिक्योरिटी होती है। तो उसमें तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना वगैरह सही नहीं है, वो सरकार की तरफ से होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें रिफॉर्म हो सकता है कि पहले रिटायरमेंट एज जब फिक्स हुई थी 1930s में, तो उस समय जो लोगों की जो जिंदगी होती थी वो आमतौर पे 38 साल की होती थी लॉन्जेटिविटी, वो अब 70 साल के करीब हो गई है। तो अब हमारे यहाँ भी जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ा के 70 साल कर देना चाहिए, जिससे कि जो बर्डन है रिटायरमेंट के बाद पेंशन का वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो मेरा मानना है कि जब परेशानी का दौर है तो उस समय तो गरीब आदमी को मदद मिलनी चाहिए। इस समय रोजगार की परेशानी है, जो मुद्रास्फीति है उसकी परेशानी है। तो ये कहना कि अगर हम ज़्यादा कुछ देंगे गरीब आदमी को तो फिर हमारी भी स्थिति श्रीलंका जैसी होगी, वो बात मेरा मानना है कि वो बात सही नहीं है। तो रोजगार भी पैदा करना जरूरी है। जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, वहाँ पे 1.1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ था, उसको काट के 73,000 करोड़ रुपए कर दिया। फिर वो 98,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ तो फिर उसको 73,000 करोड़ रुपए काट दिया, जबकि वहाँ पे रोजगार सिर्फ 50 दिन या उससे कम मिल रहा है। आरबीआई के आंकड़े दिखा रहे हैं, जबकि देना चाहिए कम से कम 100 दिन का। और वहाँ पे भी जो तनख्वाह मिलती है वो मिनिमम वेज से कम मिलती है। तो एक तरफ मिनिमम वेज बढ़ा देना चाहिए, दूसरी तरफ जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसमें तनख्वाह बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा काम के जरिए आए। और तीसरा, वहाँ पे 50 दिन से भी कम का काम मिल रहा है तो उसको भी बढ़ा देना चाहिए। यानी जो 73,000 करोड़ रुपए की बात है, कम से कम उसको 3 गुना बढ़ा देना चाहिए। तो उससे जो बेनिफिट होगा वो ज़्यादा बेनिफिट होगा और उससे फिर रोजगार भी पैदा होगा। उसी तरह एक अर्बन गारंटी स्कीम बना देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो शहरी इलाके हैं यहाँ पे भी रोजगार की बड़ी परेशानी है।
अभी देखा कि जो छात्रों ने काफ़ी दंगे किए जब वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया जो रेलवेज़ की भर्ती में होना था। तो यहाँ पे भी परेशानी बहुत है, तो यहाँ पे भी एक शुरू कर देना चाहिए और खर्चा बढ़ा देना चाहिए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं। सरकार ने जो बजट में किया है वो सारा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में जो खर्चा बढ़ाने की बात है, उसमें तो इतना रोजगार पैदा होता नहीं है। तो सरकार जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, बड़े बड़े जो ये फ्रेट कॉरिडोर बनाना, ये सारे मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन है। पहले इन सब प्रोजेक्ट में सैकड़ों लोगों को काम मिलता था, अब बड़े बड़े ट्रैक्टर, बुलडोजर और क्रेन्स के जरिए 5-10 लोगों को ही काम मिलता है। तो इसलिए जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे कि रूरल एरियाज में, गांव के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वहाँ पे जैसे कि पानी की सिंचाई के साधन है, सड़क है और बाकी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कमज़ोर है, उसमें फिर इतना लेबर ज़्यादा लगेगा। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, उनमें पैसा बढ़ाना चाहिए। भारत की हालत श्रीलंका जैसी नहीं होगी। भारत की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की तुलना में काफी बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की अपनी आर्थिक चुनौतियां श्रीलंका की तुलना में छोटी हैं। श्रीलंका की जनता इस सच्चाई से पहले ही रूबरू हो जाती, लेकिन तब वो इस बात से बेखबर थी कि वहां के पत्रकारों पर किस तरह के हमले हो रहे हैं। ये हमले आज भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया बंद किया जा रहा है, पत्रकारों के घरों पर हमले हो रहे थे, उनकी हत्याएं हो रही थी, खबरों में तबाही की जगह वाहवाही लिखी जा रही थी। भारत में भी पत्रकार इस तरह के हमले का सामना कर रहे हैं। किसी को एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है, किसी को खबर लिखने के लिए जेल भेजा जा रहा है। बलिया में नकल की खबर लिखने पर 3 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे जेल में हैं। वहां के पत्रकार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि जनता को संकट के समय मीडिया तो चाहिए, लेकिन मीडिया के संकट के समय जनता नजर नहीं आती। हर जगह पत्रकार अपनी लड़ाई अकेला लड़ रहा है और हार रहा है। जनता सत्ता की साइड में है। बलिया के पत्रकारों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए गिरफ्तार पत्रकारों की रिहाई की मांग की और मार्च निकाला। पत्रकारों पर मुकदमा वापस हो, वापस हो, वापस हो। पत्रकारों को रिहा किया जाए। मेरा स्पष्ट मत है कि पत्रकारों की जो मांग है, जिला प्रशासन और प्रदेश शासन को तत्काल उस मांग को मान लेनी चाहिए और 3 पत्रकारों को तत्काल रिहा करना चाहिए और जो भी पत्रकारों, बेकसूर पत्रकारों को सच को दिखाने वाले पत्रकारों के ऊपर जो दमन की कार्रवाई करने वाले जो भी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। भारत के उपभोक्ता मामलों के आंकड़ों के अनुसार 2 साल में सरसों का तेल 55% महंगा हुआ है, सोया तेल 59% और वनस्पति 63%। आप में से कितने लोगों की कमाई 50% बढ़ी है? श्रीलंका को लेकर चीन करने से पहले देखिए कि भारत के भीतर की संस्थाएं भारत की सरकारों के बारे में क्या कह रही हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में गुजरात सरकार को चेतावनी दी है कि राज्य कर्ज की जाल में फंसने जा रहा है। सोच समझकर कर्ज ले और चुकाने की ठोस नीति पर काम करे। गुजरात सरकार को 2028 तक 1,87,000 करोड़ का कर्जा चुकाना पड़ेगा। सरकार का कर्जा 3 लाख करोड़ से अधिक का हो गया है। सरकार को अगले 7 साल में कुल कर्जे का 61% चुकाने हैं। इससे उसके संसाधनों पर भारी दबाव पड़ेगा। गुजरात सरकार की कंपनियों का घाटा 30,400 करोड़ का हो चुका है। सरकार इनमें पैसे लगाए जा रही है। 5 साल में राज्य सरकार की सब्सिडी 2 गुनी हो चुकी है। श्रीलंका के संकट के पीछे एक और कारण है, ऑर्गेनिक खेती की नीति। मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने 2019 के चुनाव में सपने दिखाए कि 10 साल में देश की खेती को जैविक खेती में बदल देंगे। पिछले साल देश भर में खाद के आयात और इस्तेमाल पर अचानक रोक लगा दी गई। आदेश दिया गया कि 20 लाख किसान आज की रात से जैविक खेती करेंगे। इस तरह से अचानक लिए गए मूर्खतापूर्ण फैसले ने श्रीलंका की खेती को बर्बाद कर दिया। उत्पादन में 20% की गिरावट आ गई। अपना चावल खुद उगाकर खाने वाला श्रीलंका आयात करने लगा। चाय बागान की खेती बर्बाद हो गई, जिसके निर्यात से श्रीलंका को विदेशी मुद्रा की आमदनी होती थी।
चंद महीनों के भीतर जिस देश का दर्जा अपर मिडिल क्लास का हुआ, उसकी आधी से अधिक जनता गरीबी में धकेल दी गई। हमने 22 नवंबर 2021 के प्राइम टाइम में इस संकट के बारे में दिखाया था। यानी सबको संकट आता दिख रहा था, मगर कोई देख नहीं रहा था। तब भी श्रीलंका की जनता सड़क पर आई थी। श्रीलंका को यह फैसला उस वक्त वापस लेना पड़ा था, मगर देर हो चुकी थी। भारत में कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद श्रीलंका के किसानों को भी एक बड़ी जीत मिली है। पिछले साल जुलाई में वहां की सरकार ने अचानक फैसला लिया कि रासायनिक खेती नहीं होगी। श्रीलंका 100% ऑर्गेनिक खेती वाला देश बनेगा। इसी के साथ रासायनिक खाद से लेकर दवा के आयात और बिक्री पर रोक लगा दी गई। नीयत के हिसाब से देखिए तो इस फैसले में अच्छाई ही अच्छाई है, लेकिन कई साल से रासायनिक खेती को बढ़ावा देने वाली सरकार रातों रात अगर अच्छी नीयत अपना ले तो संदेह गहरा हो जाता है। इसे सुनते ही श्रीलंका के किसान भड़क गए और सड़क पर उतर गए। किसी भी खेत को ऑर्गेनिक बनाने में 3 से 5 साल का समय लगता है। अचानक से रासायनिक खाद और दवा पर बैन लगा देने से बहुतों ने बुवाई नहीं की। नतीजा यह हुआ कि महंगाई बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई। वहां की सरकार आयात संकट से जूझ रही थी। आयात बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, तो ऑर्गेनिक खेती के नाम पर यह फैसला कर लिया गया। सरकार किसानों पर आरोप लगाने लगी कि विरोध करने वाले रासायनिक कंपनियों के दलाल हैं। आज श्रीलंका की सरकार ने अपना यह फैसला वापस ले लिया है। अच्छी नीयत के नाम पर लिए गए इस फैसले और इसकी वापसी की तुलना आप भारत में तीनों कृषि कानूनों से कर सकते हैं। अगर सरकार ने बातचीत कर यह कदम उठाया होता, किसानों की भी सुनी होती, तो समझ पाती कि ऑर्गेनिक खेती की दिशा में कैसे बढ़ा जाता है। श्रीलंका की हालत देखकर एक सवाल उठता है कि क्या वहां जैविक खेती का नारा इसलिए बेचा गया ताकि इसके बहाने दुनिया की अनाज कंपनियों को श्रीलंका का बाजार लूटने का मौका मिल जाए? सवाल तो पक्का है और सही है, मगर इस सच्चाई तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। भारत में कई साल से जैविक खेती की बात हो रही है, बात होती है। गनीमत है कि श्रीलंका की तरह एक झटके में लागू नहीं किया गया। धीरे धीरे लोग अपना भी रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट बता रही है कि जैविक खेती के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले भी यहां काफी जैविक लोग हैं। क्या ये कपास जैविक कपास है? सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रमोशन NPOP ने अपनी जांच में पाया कि हैदराबाद की एक प्रमाणीकरण एजेंसी ने न केवल गैर जैविक तरीकों से उत्पादित कपास को जैविक रूप में मंजूरी दी, बल्कि BT कपास को भी जैविक रूप में प्रमाणित कर दिया। ये एजेंसी उन किसानों के संगठन या FPO जैसे उत्पादक समूहों को प्रमाणित करती है। इनमें से कई उत्पादक समूह कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के थे। इस खेल में कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। जिन किसानों के नाम पर जैविक खेती हो रही है, उनमें से कई कागजों पर हैं, तो कुछ किसानों को पता तक नहीं कि वो उन FPO का हिस्सा हैं जो केवल जैविक कपास वालों के लिए बने थे। हमारे एरिया में जैविक खेती बहुत कम होती ही नहीं, और बर्तन 2 व्यक्ति को दिया गया। बाकी जैविक खेती के नाम से दिया। जैविक खेती हमारे एरिया में होती ही नहीं। मेन फसल तो कपास ज़रूर है, तो जैविक खेती वाला को कपास नहीं देते। मंडी जाते हैं कपास, कोई भी व्यक्ति बेचे कपास तो मंडी ले जाते हैं। जैविक खेती का नाम है ही नहीं अपने एरिया में। खरगोन मध्य प्रदेश में कपास का बड़ा बेल्ट है। कृषि विभाग कहता है सिर्फ 3 कंपनियों ने कपास की जैविक खेती में किसानों से अनुबंध किया है। बायोरे एसोसिएशन है कसरावत में, दूसरी कंपनी आपकी KK फाइबर है खरगोन में, और तीसरी जो कंपनी है वसुंधरा स्वराज करही में है। ये तीनों मिला के अपने ज़िले में 375 गाँव में जो है किसानों के यहाँ लगभग 1700 किसानों के यहाँ 12,890 हेक्टेयर में जैविक कपास की खेती करवा रहे हैं। यहाँ पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार होकर विदेशों में निर्यात भी हो रहा है। राज्य में जैविक खेती का कुल क्षेत्र लगभग 16,37,000 हेक्टेयर है, जो देश में सर्वाधिक है। जैविक उत्पाद का उत्पादन 14,02,000 मीट्रिक टन रहा पिछले वित्त वर्ष में। यह भी देश में सर्वाधिक होने का दावा है। राज्य ने पिछले वित्त वर्ष में ही 2,683 करोड़ रुपए के मूल्य के 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक के जैविक उत्पाद निर्यात किए हैं। देश से सालाना करीब 1,20,000 टन जैविक कपास का निर्यात होता है। इस जैविक कपास को ही एजेंसियां प्रमाणित करती हैं, लेकिन इस तरह के मामले सामने आने के बाद स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि वो इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे।
ऐसे कागज़ों पे अगर साइन करा के उनके नाम से फंडिंग हो रही है तो मैं उसको निश्चित तौर पे जांच कराऊंगा और ऊपर विधानसभा तक इस मामले को ले जाएंगे। अहम बात यह है कि जैविक कपास उत्पादन के ये इलाके नर्मदा किनारे हैं। सरकार अब वहां जैविक खेती को और बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि खुद सरकारी अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि नर्मदा में प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि उससे सिंचित फसल को जैविक खेती माना ही नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में हमने तय किया नर्मदा किनारे 5 किलोमीटर दाएं तट पर, 5 किलोमीटर बाएं तट पर मध्य प्रदेश सरकार खुद पहल कर रही है प्राकृतिक खेती की, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त करके हम लोगों के और धरती के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकें। जैविक खेती वाले हमारे किसानों को सर्टिफिकेट देने के लिए, जांच करने के लिए आए तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप नर्मदा का पानी इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम जैविक खेती नहीं मानेंगे। तो अगर सिंचन के लिए, सिंचाई के लिए ये पानी अनुपयोगी है, गैर है और वो अजनार पानी की टेस्ट हमने करवाई तो नॉन पोर्टेबल यानी पीने लायक भी नहीं है, और इसी नर्मदा के पानी में शहर के, गांव के जो पदार्थ आते हैं वो भी उसे और गंदा कर रहे हैं। एपिडा ने एक प्रमाणन एजेंसी पर कार्रवाई कर दी, लेकिन क्या मामला यहीं खत्म हो जाता है? दरअसल जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण में बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला है, और न सिर्फ इससे भोले भाले किसान और हम प्रभावित होते हैं, बल्कि जो देश के निर्यात की प्रामाणिकता है उस पर भी, उसकी साख पर भी इससे बट्टा लगता है। बड़वानी से मुनाफ, खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। श्रीलंका का संकट उन आर्थिक नीतियों का संकट है जिसकी किताब भारत में भी कई लोग बेच रहे हैं, दुनिया भर में बेची जा रही है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का दर्शन हुआ नहीं, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात शुरू हो चुकी है। भारत का हाल श्रीलंका जैसा नहीं होगा, और सिर्फ इस दावे के आधार पर उन नीतियों के असर को आप अनदेखा भी नहीं कर सकते, जिनसे कुछ लोग अमीर होते हैं, बाकी लोग अमीर होने के सपने देखते रह जाते हैं। यही कारण है कि श्रीलंका की जनता इन दिनों सड़क पर है। घर में रहकर क्या करेगी? वहां ना बिजली है, ना भोजन है। आप और हम अंदाजा नहीं कर सकते कि वहां की जनता एक शाम खाकर कैसे गुजारा करती होगी। आप ब्रेक ले लीजिए, फिर देश दुनिया की बाकी खबरें। इमरान खान की सिफारिश पर नेशनल असेंबली को भंग करने के पाकिस्तानी राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर वहां की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार तक टल गई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार गिराने के लिए विदेशी साजिश का आरोप लगाते हुए नेशनल असेंबली के पास डी चौक और देश भर में विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया है। इमरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के विदेश उपमंत्री डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के राजदूत असद माजिद के जरिए उन्हें एक धमकी भरा संदेश भेजा था। इमरान ने इसे अपनी सरकार को गिराने की विदेशी साजिश बताया है। इसी आधार पर नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव रविवार को खारिज कर दिया था। इस बीच रेडियो पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के नाम का प्रस्ताव कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री का चुनाव होने तक इमरान खान प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। इस बीच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर संविधान का उल्लंघन करने और पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ लगाने का आरोप लगाया है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव से जैसे जैसे पीछे हटी है, उसकी ओर से किए गए नरसंहार और बर्बादी की कहानियां सामने आती जा रही हैं। कीव के करीब बुचा कस्बे में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। रूसी सेना के पीछे हटने के बाद ये पता लग रहा है कि यहां रूसी सैनिकों ने किस तरह नरसंहार किए। बुचा में अब तक 400 से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें से कई लोगों के हाथ बंधे हुए हैं और उनके शरीर पर गोलियों के निशान हैं। कई लोगों को काफी करीब से गोलियां मारी गईं। बुचा में एक सामूहिक कब्रगाह भी मिली है। आरोप है कि रूसी सेना ने
लोगों को मारकर यहां सामूहिक तौर पर दफन कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूसी सेना की शक्ल में लुटेरे यहां आए जिन्होंने आम नागरिकों का नरसंहार किया। ऐसी तस्वीरों के सामने आने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मामले की स्वतंत्र जांच की बात कही है। उधर रूस की ओर से सामूहिक नरसंहार के आरोपों से इनकार किया गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि हम ऐसे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। रूस की दलील है कि उसे बदनाम करने के लिए जानबूझकर ऐसे झूठे वीडियो बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज एक आतंकी हमले में सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया। हमलावर आतंकी चेक पॉइंट पर सुरक्षा बलों पर हमला कर फरार हो गए। उनके आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सोमवार को ही एक अन्य वारदात में पुलवामा में 2 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। 24 घंटे में प्रवासी मजदूरों पर हमले की यह दूसरी वारदात थी। रविवार को पंजाब के पठानकोट के रहने वाले 2 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। उधर शोपियां में भी आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित दुकानदार पर गोलियां चलाईं। कश्मीर घाटी में 2 दिन के अंदर ये चौथी आतंकी वारदात रही। यूपी पुलिस ने दावा किया है कि गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में रविवार शाम हुए हमले के आतंकी साजिश का हिस्सा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। रविवार को धारदार हथियार लहराते हुए एक युवक आया और धार्मिक नारे लगाते हुए मंदिर में घुसने की कोशिश की। उसने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया, लेकिन पुलिसकर्मियों और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि अगर यह युवक मंदिर में दाखिल हो जाता तो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। 29 साल के इस युवक का नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है और वो 2015 में IIT बॉम्बे से पढ़कर निकला है। पुलिस का कहना है कि उसके पास से जो चीजें बरामद हुई उनसे पता चलता है कि यह हमला किसी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा है। उधर इस युवक के पिता का कहना है कि यह युवक डिप्रेशन का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के तरीके पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट केस के गुणदोष पर चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी केस की जांच के लिए गठित एसआईटी के सुझाव पर जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। उधर यूपी सरकार आशीष मिश्रा का बचाव करती नजर आई। यूपी सरकार ने कहा कि घटना गंभीर है, लेकिन आशीष मिश्रा के फरार होने का अंदेशा नहीं है। वो आदतन अपराधी भी नहीं है और गवाहों को उससे खतरा नहीं है। यूपी सरकार ने अपनी दलील में कहा कि एसआईटी ने सिर्फ केंद्रीय मंत्री का बेटा होने की वजह से जमानत के खिलाफ अपील का सुझाव दिया था। अब आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।